नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक ऐतिहासिक शख्सियत लेकर। आज हम जिस व्यक्तित्व की बात करेंगे उन्हें 80 बार जेल जाने वाले राजनारायण कहा जाता है, जिनसे इंदिरा गांधी तक डर गई थी। उम्र 69 साल, जेल यात्रा 80 बार, जेल में बिताए कुल 17 साल, जिसमें 3 साल आजादी से पहले और 14 साल आजादी के बाद। इतने साल तो गांधी जी ने भी जेल में नहीं बिताए होंगे। वही शख्स जिससे लौह महिला इंदिरा गांधी भी बुरी तरह डर गई थी, इतनी आतंकित हो गई थी कि इमरजेंसी लगवा दी थी। वो राजनारायण थे, जिनकी इस साल जन्मशती है। इस महीने में जन्मदिन, लेकिन किसी को वो याद भी नहीं। वो ऐसी शख्सियत हैं जिसके कारण केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बननी शुरू हुई। आजाद भारत में समता, बंधुत्व और सद्भाव की खातिर कम लोगों ने जीवन में इतनी बड़ी प्रताड़ना सही होगी। जो राजनीति के फक्कड़ नेता थे वह राम मनोहर लोहिया के साथ सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में थे, हर किसी के लिए उपलब्ध और हर किसी के मददगार। हालांकि बाद में बरसों में उन्हीं के सियासी साथियों ने उनसे दूरी बना ली और उन्हें भारतीय राजनीति का विदूषक भी कहा जाने लगा। 60 के दशक के खत्म होते होते इंदिरा मजबूत प्रधानमंत्री बन चुकी थी। कांग्रेस के ताकतवर नेता उनके सामने पानी मांग रहे थे। विपक्ष बहुत कमजोर स्थिति में था। ऐसे में जब इंदिरा गांधी ने वर्ष 1971 में दोबारा चुनाव जीतकर आई तो किसी बड़े नेता में उनसे टकराने की हिम्मत नहीं थी। ऐसे में राजनारायण न केवल उनसे भिड़े बल्कि विपक्ष को एक करने की जमीन भी बनाई। अगर वह इंदिरा को मुकदमे में टक्कर नहीं देते तो न जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का आंदोलन कर पाते, न आपातकाल लगता और न ही 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ता। बहुत पहले डॉक्टर योगेश्वर कलहण की किताब छपी थी, आपातकाल का धूमकेतु, राजनारायण। तब राजनारायण और इंदिरा गांधी दोनों जीवित थे। वो किताब कुछ सालों पहले फिर प्रकाशित हुई। किताब में कहा गया, राजनारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ाई हर जगह लड़ी, संसद में और सड़क पर भी, चुनाव के मैदान में और अदालत में भी, कोई मोर्चा नहीं छोड़ा। 1969 में जिन समाजवादियों को लगता था कि इंदिरा सही काम कर रही है, उनका मोहभंग हो चुका था। 1971 के चुनाव में रायबरेली से इंदिरा के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार खड़ा किया जाना था। कोई तैयार नहीं था। न चंद्रभानु गुप्ता और न ही चंद्रशेखर की हिम्मत हुई। ऐसे में राजनारायण सिंह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार बने। चुनाव हारे और अदालत में चुनौती। राजनारायण 1971 का चुनाव हार गए। चुनाव जीती इंदिरा गांधी। नारायण ने चुनाव जीतने के लिए इंदिरा गांधी के सारे गलत हथकंडों पर नजर रखी, उसे संवैधानिक और असंवैधानिक रूप दिया। उनके एक एक भ्रष्टाचार को गिनते रहे। चुनाव खत्म होते ही न्यायालय पहुंचे। उन्होंने 7 आरोप लगाए। मुकदमा शुरू हुआ, लंबा चला। एक समय भी आया जब इंदिरा गांधी को खुद अदालत में हाजिर होना पड़ा, सफाई देनी पड़ी। उनसे 6 घंटे तक पूछताछ हुई। इंदिरा के खिलाफ फैसला। आखिरकार 5 साल बाद फैसला आया। इंदिरा गांधी ने उस दौरान जजों को भी भयभीत कर रखा था। इसके बाद भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन सिंह सिन्हा ने इंदिरा के प्रभाव की कोई परवाह नहीं की। खुफिया ब्यूरो के एक अफसर को इलाहाबाद में इस काम पर लगाया गया था कि वह बता सके कि फैसला क्या आने वाला है। जज ने टाइपिस्ट को घर बुलाया, फैसला लिखवाया। उसे तभी जाने दिया जब फैसला सुना दिया गया। उन्होंने इंदिरा गांधी के रायबरेली चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। उन पर 6 सालों तक चुनाव लड़ने पर रोक लग गई। पुपुल जयकर ने इंदिरा की जीवनी में लिखा कि इंदिरा को आशंका थी कि फैसला उनके खिलाफ आ सकता है। राजनारायण की ओर से जिरह करने वाले वकील शांति भूषण याद करते हैं, इंदिरा के कोर्ट में प्रवेश करने से पहले जस्टिस सिन्हा ने कहा, अदालत में लोग तभी खड़े होते हैं जब जज आते हैं, इसलिए इंदिरा गांधी के आने पर किसी को खड़ा नहीं होना चाहिए। लोगों में प्रवेश के लिए पास बांटे गए थे।
अदालत में इंदिरा गांधी को करीब 5 घंटे तक सवालों के जवाब देने पड़े। इंदिरा गांधी को उनके समर्थकों को अंदाजा लगने लगा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला उनके खिलाफ जा सकता है, तो ऐसे में जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा को प्रभावित करने की कोशिशें भी शुरू हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस DS माथुर इंदिरा गांधी के निजी डॉक्टर KP माथुर के करीबी रिश्तेदार थे। शांति भूषण बताते हैं कि जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के घर पर जस्टिस माथुर और उनकी पत्नी साथ साथ पहुंचे। उन्होंने जस्टिस सिन्हा से कहा कि अगर वो राजनारायण वाले मामले में सरकार के अनुकूल फैसला सुनाते हैं तो उन्हें तुरंत सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया जाएगा, लेकिन इसका जस्टिस सिन्हा पर कोई असर नहीं हुआ। जस्टिस सिन्हा ने अपने आदेश में लिखा कि इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव में भारत सरकार के अधिकारियों और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया है। जनप्रतिनिधित्व कानून में इनका इस्तेमाल भी चुनाव कार्यों के लिए गैर कानूनी था। इन्हें 2 मुद्दों को आधार बनाकर जस्टिस सिन्हा ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रायबरेली से लोकसभा के लिए हुआ चुनाव निरस्त कर दिया। साथ ही जस्टिस सिन्हा ने अपने फैसले पर 20 दिन का स्थगन आदेश दे दिया। न सिर्फ ये भारत में बल्कि दुनिया के इतिहास में भी पहला मौका था जब किसी हाईकोर्ट के जज ने किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह का फैसला सुनाया था। 12 जून 1975 को फैसला आया। इसके 14वें दिन इंदिरा ने देश भर में आपातकाल लगा दिया। सबसे पहले राजनारायण की गिरफ्तारी। आपातकाल लगने के कुछ ही घंटों के अंदर सबसे पहले राजनारायण को गिरफ्तार किया गया। उसी दिन जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, सत्येंद्र नारायण सिन्हा और अटल बिहारी वाजपेयी की गिरफ्तारी हुई। देश भर में हजारों लोग जेलों में डाल दिए गए। यकीनन राजनारायण वो शख्स थे जिन्होंने इंदिरा को बुरी तरह आतंकित कर दिया था कि उन्होंने ये कदम उठाया, लेकिन उसने विपक्ष को साथ आने का मौका दिया। वर्ष 1977 में पहली बार केंद्र में कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टी सत्तारूढ़ हुई। बेशक जनता पार्टी की सरकार अपने अंतर विरोधों की वजह से जल्दी ढह गई, लेकिन देश में गैर कांग्रेसी आंदोलन को नई ऑक्सीजन मिली। 1977 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल हटाकर चुनाव कराया तो रायबरेली पर उनके खिलाफ फिर राजनारायण सामने थे। इस बार उन्होंने इंदिरा को बुरी शिकस्त दी। अपने पूरे राजनीतिक करियर में इंदिरा ने सही मायने में एक ही शख्स से शिकस्त पाई, वो राजनारायण थे। वह ता जिंदगी समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया के करीब रहे। उनके प्रिय पात्र एक बार संबंधों में खटास आई, उसे राजनारायण ने खास अंदाज में दूर किया। राजनारायण 1962 में विधानसभा के चुनाव में हार गए। वर्ष 52 से पहली बार वह विधानसभा से बाहर थे। 5 साल यह स्थिति बनी रहनी थी। ऐसे में लोहिया के नहीं चाहने के बाद भी वह 62 में राज्यसभा चुनाव के लिए लड़े और जीत भी गए। लोहिया को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने माना कि राजनारायण ने सिद्धांतों के खिलाफ जाकर काम किया है। उनसे बातचीत बंद कर दी, घर आना बंद कर दिया। ये जग जाहिर था कि लोहिया अगर किसी से एक बार संबंध तोड़ लेते हैं तो फिर जोड़ते नहीं। राजनारायण ने भरसक कोशिश की, लेकिन लोहिया टस से मस नहीं हुए। उन्होंने खास तरीका निकाला। वह अगले कुछ महीने तक राज्यसभा से निकलकर उस गेट पर धरना देकर बैठ जाते थे जिससे लोहिया जी निकलते थे। जब वे लगातार ये करते रहे तो लोहिया जी को झुकना पड़ा। संबंध फिर से बहाल हो गए। लोहिया पर रामकमल राय ने अपनी किताब राम मनोहर लोहिया आचरण की भाषा में कहा कि लोहिया जी अक्सर कहते थे, जब तक राजनारायण जिंदा है देश में लोकतंत्र मर नहीं सकता। राजनारायण को लेकर और भी कुछ कहा जाता है। अगर 1977 के चुनाव में वह रामविलास पासवान समेत 3 नेताओं का टिकट कटने पर उन्हें खुद विमान से टिकट देने गए तो जनता पार्टी की टूट के लिए भी उन्हें कसूरवार ठहराया जाता है। जनता पार्टी टूटने पर वह पहले चरण सिंह के मददगार बने और बाद में उन्हीं के खिलाफ ताल ठोंक कर चुनाव में कूद पड़े। बाद में उन्हीं के सियासी साथी उनसे परहेज करने लगे। उन्हीं साथियों ने उन्हें भारतीय राजनीति का विदूषक भी करार दिया। लेकिन यह बात सही है कि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए उन्होंने कभी कोई समझौता नहीं किया। राजनारायण फकीर की भांति दुनिया से विदा हुए।
31 दिसंबर 1986 को उनका निधन हो गया। न मकान, न जमीन और न ही बैंक बैलेंस, सिर्फ छोड़ गए तो लोकतंत्र के एक कद्दावर नेता के रूप में अपनी पहचान। हम इस लोकतंत्र के महान योद्धा को बार बार नमन करते हैं और आशा करते हैं कि राजनारायण जी के बारे में यह सब जानकर आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शब्दबाण को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसी ही शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।